प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए गए सवालों के वो इस तरीके के जवाब थे जैसे चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया। और इन्हीं के ऊपर शायद अपने ज़माने के महान गायक शागी ने गाना बनाया था इट वॉजंट मी, जब वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। जब उनसे पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते हो, तो उनका देखो क्या जवाब था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो मुझे ये इस तरीके का जवाब कौन इलेक्शन कमिश्नर देगा जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी। वैसे तो इस मुल्क में जगह जगह ईमेल भी पढ़ सकते हैं, आपके मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, आपसे कुछ भी डिटेल मांगा जा सकता है। आप किसी को कुरियर भेज रहे हो तो सरकार वो कुरियर भी खोल के देख सकती है। लेकिन सिर्फ वोटिंग के मामले में आने में आपको प्राइवेसी समझ में आ जाती है। आपका वोट जो आपका अधिकार था, सबसे बेसिक अधिकार एक डेमोक्रेसी में ही होता है कि आप वोट कर सकते हो, अब वो भी खतरे में है। स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को इतनी गंभीर और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उनको उठा के शहर से बाहर ही फेंक देना है। मगर हमारे कंट्री कोड गवर्नमेंट की मेंटेलिटी ये है कि अगर कहीं गरीबी दिख रही है, कहीं डिसऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, कहीं कोई चीज है जिसमें काम करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, वो नहीं करना, उसे छुपा दो। आपको जो भी आ रहा जा रहा है उसको सिर्फ टीन की दीवार मिले और उसके पीछे क्या गरीबी है वो उनको देखने को ना मिले। ये हमारे देश की गवर्नमेंट्स का, ये हमारे देश के सिस्टम का कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने में काम करना पड़ेगा उसे करो मत, उसे या तो बैन कर दो, उसे हटा दो, उसे शहर से बाहर फेंक दो। डॉग शेल्टर्स भी बना सकते हो आप, उनको स्टरलाइज भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो जो इतना मुश्किल नहीं है। ये एमसीडी वगैरह बनते ही इसलिए है ताकि ये काम कर सकें। वो लोग इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, कंपैशन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इसी ताकत से, इसी जज्बे से कृपया प्रोटेस्ट के लिए तब भी निकले ना यार जब आपके देश के स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट जेल में बिना किसी जुर्म के, बिना चार्ज के बंद है 5-5 साल से। न्यू जर्सी में वहां के वाटर फ्रंट्स पे जाके इंडियंस ने छठ पूजा पूरी शान से बनाई। अब अगर ये हिंदुस्तानी ये सोच रहे हैं कि इसका पुश बैक नहीं होगा और सारी दुनिया में वही एक ग्रेट सिविलाइजेशन है और पूरी दुनिया को धन्य हो जाना चाहिए कि अब हम उनके देश में जाके शोर शराबा और ये गंदगी फैला रहे हैं और वो बहुत धन्य हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका पुश बैक जरूर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में खाली आप ही एक ग्रेट सिविलाइजेशन नहीं हो। अब आने वाले टाइम में आपको भी पता चलेगा। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। और मैं हूं संजय राजौरा और एक बार फिर ये एपिसोड लेके आपके पास आ गया। पिछले दिनों देश में क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई वो हुई इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मैं मानता हूँ कि अब देश को आदत नहीं रही है कि सत्ताधारी पक्ष से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अब आप कहोगे कि इलेक्शन कमीशन तो सत्ताधारी पक्ष नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाषा इस्तेमाल करी, जो बेहुदा जवाब इस्तेमाल करे उन्होंने, जो दिए सवालों को अवॉइड किया जिस तरीके से, ऐसा लग रहा था कि सत्ताधारी पार्टी को ही घेरा गया है। और वो देख के मेरे को समझ में आया क्यों महामहिम मोदी जी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराते हैं, क्योंकि फिर उन्हें भी यही सवालों का सामना करना पड़ेगा। वो फिर कैसे उनको अवॉइड करेंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनका जो प्रोफाइल बना हुआ है, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही पीआर यूज़ करके बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ है उन्होंने, वो उसमें थोड़ा दाग लग जाएगा। तो ऐसा तो मोदी जी नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोफाइल पे कोई दाग लगे, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। डेमोक्रेसी में जो हमने गरीब को सिर्फ एक चीज़ ही दी थी, बाकी तो कुछ दिया नहीं, एक व्यक्ति एक वोट। अब गरीब के उस वोट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये सवाल बहुत दिनों से राहुल गांधी उठा रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन में, वोटिंग में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, जो भी गड़बड़ झाला हुआ है, उनको उजागर करने का बीड़ा सा उठा लिया है। वो हाथ धो के पीछे पड़ गए राहुल गांधी। हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। ठीक है, तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में करी गई या कॉर्नर होके करी गई या अब कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए गए सवालों के वो इस तरीके के जवाब थे जैसे चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया। और फिर वो बहाने, मतलब चोर भी इस तरह के बहाने नहीं मारता है भाई। एक कहावत है हमारे गांव में कि नंग के आगे ना भगवान भी हाथ जोड़ता है, और नंग वो होता है कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब आप उसको चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लो तो भी वो कह देगा इट वॉजंट मी।
और इन्हीं के ऊपर शायद अपने ज़माने के महान गायक शागी ने गाना बनाया था, इट वॉजंट मी, जब वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो ये इलेक्शन कमीशन जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो इन्होंने साफ साफ टरकाया कि ऑलमोस्ट यही कह रहे थे कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस किस तरह के जवाब दिए जब उनसे पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते हो, तो उनका देखो क्या जवाब था। ये इस कंट्री के ब्यूरोक्रेट हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके इतने सालों की नौकरी करके इस पद पे पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, और ये नहीं कह सकते कि उन्हें चीज़ों का पता नहीं है और वो कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते हो आप पोलिंग बूथ की, तो उनका जवाब था, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हम किसी की बहन बेटियों की सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें? ये जवाब है इलेक्शन कमीशन का, ज्ञानेश कुमार जी का, कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते हैं। भाई पहले तो आप ये बताओ कि वो क्या किसी शॉपिंग मॉल के चेंज रूम का सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे कपड़े चेंज कर रही हैं बहन बेटियां और अब आपसे कोई वो मांग रहा है? वो इस कंट्री की वोटर हैं और कितने साल लड़ लड़ के दुनिया भर में औरतों ने अपने लिए वोटिंग के अधिकार मांगे थे, पुरुषों से अलग। पुरुषों के तो अधिकार थे, लेकिन औरतों को बड़ी मुश्किलों से दुनिया भर में जद्दोजहद करके ये अधिकार मिले हैं। हिंदुस्तान में फॉर्चुनेटली जब से आज़ाद हुआ तब से अधिकार था, ठीक है। आप ये कह रहे हो किसी की बहन बेटी, भाई वो उनकी कोई इंडिविजुअलिटी है या नहीं? वो अपनी मर्जी से अपना एक संवैधानिक जो उनका अधिकार है उसको अपने साथ रखते हुए वो वोट डालने जा रहे हैं, और आप कह रहे हो हम वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही जायज़ से सीधी सी बात थी, और आपके इस जवाब में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पेट्रियार्कल एटीट्यूड की बू आ रही थी। बू भी नहीं आ रही थी, मुझे लगता है कि वो मच्छर मारने की दवाई जैसे पाइप से छोड़ते हैं ना, चारों तरफ गैस गैस का धुआं रहता, पूरा पेट्रियार्की का धुआं उसमें से निकल रहा था कि किसी की बहू बेटी की फुटेज हम कैसे ये रिलीज कर दें। मोटी बात सर, इलेक्शन कमिश्नर साहब, मोटी बात ये है कि वो वोटर्स हैं, वो किसी की बहू बेटी तो है ही नहीं, वो उस बूथ में ना वो वोट देने जा रही हैं, और जिसकी भी बहू बेटी वो है उनसे भी अलग उनकी कोई शख्सियत है। तो मुझे ये इस तरीके का जवाब कौन ब्यूरोक्रेट, कौन इलेक्शन कमिश्नर देगा कि जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी? वैसे तो इस मुल्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं गवर्नमेंट्स ने, है वो क्या पूछ के लगाएं? जब तब आप किसी की इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं कर रहे। वैसे तो ये सरकार ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि आपके ईमेल भी पढ़ सकते हैं, आपके मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, आपसे कुछ भी डिटेल मांगा जा सकता है। आप किसी को कुरियर भेज रहे हो तो सरकार वो कुरियर भी खोल के देख सकती है। लेकिन सिर्फ वोटिंग के मामले में आने में आपको प्राइवेसी समझ में आ जाती है, प्राइवेसी की सडनली आपको, और वो भी बहू बेटियों की प्राइवेसी। बाकी जगह जब प्राइवेसी के लिए जनता लड़ती रहती है तब तो सरकार ये कहती है नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। भाई ये तो कोई नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला नहीं है, आप सीधा सीधा फुटेज दे दो ना। आप इनकी इज्जत के ठेकेदार मत बनो, किसी की बहू बेटियों की इज्जत के ठेकेदार आप नहीं हो। आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप किसी खप पंचायत के सरपंच नहीं हो जो गांव की बहू बेटियों की इज्जत का ठेकेदार है। आप इलेक्शन कमीशन हेड करते हो इस कंट्री की, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और जब आपके ऊपर ये दाग लग रहा है, सबूत के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहा है, तो आपको you should come clean rather than coming up with these juvenile and stupid answers that किसी की बहू बेटियों को हम वो नहीं देंगे। एक और जवाब उनका था, कईयों के घर का एड्रेस, उसमें घर का नंबर 0 लिखा हुआ है, और उसका जस्टिफिकेशन भी वो दे रहे हैं कि जिनके घर नहीं है उनको 0 मिल जाता है, कुछ लोगों के घर को नंबर नहीं दिए होते, 0 मिल जाता। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब से पहले आपने ये आर्गुमेंट सुना है, इस देश में इतने दिनों से चिट्ठियां भेजते हैं लोग, ठीक है, चिट्ठियों पे एड्रेस लिखते हैं। कोई कहीं का भी मजदूर दिल्ली में काम कर रहा है, बम्बई में काम कर रहा है, किसी बड़े शहर में काम कर रहा है, वो भी अपने गांव को चिट्ठी भेज देता है, उसके गांव से भी उसको चिट्ठी भेज देते हैं। इसका मतलब कुछ तो पता लिखा जाता होगा उस चिट्ठी के ऊपर, तभी तो वो चिट्ठी वहां पे पहुंचती है। या 0 लिख के भेज दें कि भाई हमें इनका घर का पता ही नहीं है,
और आप कह रहे हो कि उनके घर के एड्रेस दे रहे हो। ये एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट दे रहे हैं। मैं अपने अगर गांव में जाऊं और वहां पे किसी डेढ़ शाने से बात करूं, वो इस तरह की बातें करे, तो मैं फिर भी समझ सकता हूं कि भाई इसको इतना एक्सेस नहीं मिला है एजुकेशन का, इन्फॉर्मेशन का। जनाब आप तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और वो भी इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल थे जिनको बड़ी आसानी से अवॉइड कर दिया गया। अब आप मेरे को अगर चोरी करते हुए पकड़ो रंगे हाथों, और फिर मैं ही आपसे साइंड एफिडेविट मांगू कि भाई तू साइंड एफिडेविट दे कि भाई हाँ ये चोरी है, या यू विल स्टैंड ऑन योर वर्ड वॉट एवर यू हैव सेड, आपसे ही मांगू, ये कौन सी प्रथा है? मतलब चोर जो है पकड़े जाने वाले से, जिसने पकड़ा है उसको कह रहा है कि तू एफिडेविट दे। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? गंगा साफ हुई या नहीं हुई वो तो अलग बात है, उल्टी जरूर बहने लगती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पिछले हफ्ते की इस देश की सबसे बड़ी मौज थी। मैंने 2 सवालों को आपको बताया, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ढंग से देखिए तो आपको बहुत सारी मौज मिलेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका वोट, जो आपका अधिकार था, सबसे बेसिक अधिकार एक डेमोक्रेसी में ही होता है कि आप वोट कर सकते हो, अब वो भी खतरे में है। आपके नाम पे कोई और वोट डाल देगा, या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आपको कोई सवाल जवाब करने का हक है नहीं। आप सवाल जवाब करोगे तो आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज मांगोगे तो बहन बेटियों वाली बात आ जाएगी। तो डेमोक्रेसी का लास्ट मार्कर था, और फर्स्ट मार्कर भी यही है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। अब वो अधिकार भी आपका खतरे में है। मतलब बाकी सारी चीजें तो बिक चुकी हैं, मतलब बाकी सारा तो क्रोनी कैपिटलिज्म के को स्वाहा चढ़ाया जा चुका है। अब ये इकलौती चीज एक गरीब इंसान के पास, एक गरीब नागरिक के साथ पड़ी हुई थी, उसको भी छीनना है, उसको भी पेट भरना है, उससे भी अपना पेट भरना है। क्यों? क्योंकि जनाब गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, गद्दी पे रहना बहुत जरूरी है। तो भाड़ में गई डेमोक्रेसी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर जाके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें देखने, समझने और सोचने के लिए। और जरूर सोचिए कि क्या आपका वोट भी अब इतना सस्ता हो गया कि कोई भी चुरा सके उसको। दूसरी मौज जो हुई पिछले कुछ दिनों के, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिससे सोसाइटी में थोड़ा सा हड़कंप मच गया कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उन सबको 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली से बाहर शेल्टर में छोड़ दिया जाए। नाउ व्हाट डज दिस मीन इन अ कंट्री लाइक इंडिया? स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम किसी भी कंट्री में, आप किसी भी कंट्री की छोड़ो, इंडिया की हम बात करते हैं, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को इतनी गंभीर और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उनको उठा के शहर से बाहर ही फेंक देना है। मगर हमारे कंट्री कोर्ट गवर्नमेंट की मेंटेलिटी ये है कि अगर कहीं गरीबी दिख रही है, कहीं डिसऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, कहीं कोई चीज है जिसमें काम करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, वो नहीं करना, उसे छुपा दो। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर, क्योंकि बाहर से डेलीगेट्स, स्पोर्ट्समैन और ये सब पत्रकार वगैरह आ रहे थे, तो दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों वाली बस्तियां हैं, उनके बाहर ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की टीनें लगा दी गई, जैसे है ही नहीं, वो गायब ही हैं, ताकि जो भी आ रहा जा रहा है उसको सिर्फ टीन की दीवार मिले और उसके पीछे क्या गरीबी है वो उनको देखने को ना मिले। ये हमारे देश की गवर्नमेंट्स का, ये हमारे देश के सिस्टम का, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने में काम करना पड़ेगा, उसे करो मत, उसे या तो बैन कर दो, उसे हटा दो, उसे शहर से बाहर फेंक दो। नाउ यू टेल मी वन थिंग, विद द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट, आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये गवर्नमेंट डॉग शेल्टर्स बनवा देगी? यार ह्यूमन बींग्स के लिए तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ये बोल रहे थे कि उनके पास घर नहीं है, उनका एड्रेस 0 है। आप अब ये प्रोजेक्ट ले रहे हो कि आप कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप शेल्टर बनवा दोगे। दोनों बातें एक साथ तो सही हो नहीं सकती हैं। हाँ, इतने सारे जो कुत्ते जो शहर की गली, मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी कि क्या स्ट्रीट डॉग्स अलाउ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके नुकसान है। लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। मैं सिर्फ एक प्रोसेस और एक काम की बात करूंगा कि स्ट्रीट डॉग की समस्या इतनी गंभीर नहीं है कि उसको सॉल्व ना किया जा सके। आप डॉग शेल्टर्स भी बना सकते हो, आप उनको स्टरलाइज भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो जो इतना मुश्किल नहीं है। ये एमसीडी वगैरह बनते ही इसलिए है ताकि ये काम कर सकें। अगर आप ये कह रहे हो कि एमसीडी अपना काम नहीं करेगी, इनको उठा के वहां फेंक दो, तो फिर एमसीडी क्यों बना है? किस लिए ये बना हुआ है? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भाई कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग से लोगों को खतरा है, वो लोगों को खाते हैं। भाई अगर यही खतरे वाली बात है, हर वो चीज़ से जिससे, जैसे महिलाओं को खतरा है, वो महिलाओं को काट लेते हैं स्ट्रीट डॉग। भाई इस देश में, राजधानी में, महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी उठा के एनसीआर से बाहर भेज दो, उनके लिए भी शेल्टर बना दो ना। इस देश में जो खतरे की इतनी सारी, जो बरसात होती है और जो सड़कों पे भयंकर पानी भर जाता है और बीमारी फैल जाती है, उसका क्या करोगे जी?
उसको भी बाहर फेंकोगे या उसको भी सॉल्व करोगे? इस देश के अंदर जो है किसी भी रिलीजियस समारोह की वजह से लंबे लंबे ट्रैफिक जैम हो जाते हैं जिसमें एम्बुलेंस तक फंस जाती है, बंदे सड़क पे मर जाते हैं, उस प्रॉब्लम का क्या करोगे? या उसको भी उठा के बाहर फेंक दोगे? इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के होर्डिंग्स लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनसे इतना गंदा विजुअल आता है दिल्ली का, इतना भयंकर, ऊपर से भी देखो चाहे सड़कों पे चलते हुए देखो, उनका क्या करोगे आप? लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों का कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्ट्रे डॉग्स, इनको उठा के बाहर करो। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो जिसके कान पे इस बात से जू भी नहीं रेंग रही है कि कितने सारे स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट बिना किसी जुर्म के, बिना चार्ज के 5-5 साल से जेल में बंद हैं, 5-5 6 साल हो गए और उनकी बात वो सुनता भी नहीं है। लेकिन स्ट्रीट डॉग्स, दैट फॉर द सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके लिए उन्होंने ये एक्शन लिया। अब क्या होगा इन कुत्तों का ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये आप खुद इस देश को अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पे किस तरह से जानवरों को हम ट्रीट, ह्यूमन राइट्स नहीं है यार, एनिमल राइट्स कहाँ से हो जाएंगे? जो लोग, मैं उन लोगों से विनती करता हूँ जो लोग इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, कंपैशन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इसी ताकत से, इसी जज्बे से कृपया प्रोटेस्ट के लिए तब भी निकले ना यार जब आपके देश के स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट जेल में बिना किसी जुर्म के, बिना चार्ज के बंद है 5-5 साल से। क्या उनके राइट्स नहीं है? अब मैं एक वाटर बाउंड्री नहीं कर रहा हूँ, आप अपना एजेंडा चूज करें, अपना प्रोटेस्ट चूज करें, लेकिन ये बिल्कुल एक वैलिड सी बात है, एक सवाल बिल्कुल है कि अगर आपके अंदर इतना कंपैशन है तो उन ह्यूमन बींग्स के लिए वो कंपैशन कहाँ चला जाता है जो आपके देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो तालों में बंद करके चाबी फेंक दी गई है, जिन पर चार्ज भी नहीं लगाया गया। अब दोस्तों ये अगली मौज जो है, ये वैसे प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज, लेकिन जो अगली मौज है ये अमेरिका में हुई है, लेकिन इसके रिपरकशन कुछ ना कुछ भारतीयों पे पड़ेंगे। ट्रंप साहब की एक फेथ मिनिस्ट्री करके कुछ है, उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने वही सारा ढकोसला किया जो हिंदुस्तान में जगह जगह होते हुए आपको दिख जाता है। वो भी वो क्रिश्चियन फेथ को लेके वहाँ पे पागलों की तरह, जैसे उनके ऊपर कोई एज इफ दे आर पोजेस्ड बाय समथिंग डिवाइन और आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उस तरह से वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे। ये वीडियो देखिए, आपको इसमें सब पता चल जाएगा। वो वहाँ पे इस तरीके से गॉड क्रिश्चियनिटी अमेरिका कर रहे थे, यानी कि अमेरिका के अंदर भी धर्म और देश एक हो चुका है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ उन सारे भारतीयों से, उन सारे NRI से जो वहाँ पे रह के अपने धर्म का डंका बजाना चाह रहे थे, अब आपका धर्म और इनके धर्म के बीच में क्लैश होगा या नहीं होगा? अब वो देश कौन से धर्म को फॉलो करेगा, कौन से धर्म के लिए ज़्यादा उसके मन में कंपैशन होगा, एम्पैथी होगी, वो देश कौन से धर्म के लोगों को खामखा परसिक्यूट करेगा बिकॉज वो माइनॉरिटी में? क्योंकि एग्जैक्टली यही, जब हिंदुस्तान में धर्म और देश एक हो गया था तो मेजॉरिटी धर्म ने माइनॉरिटी धर्म के लोगों को हर तरीके से परसिक्यूट किया। Imagine celebrating Easter, worshipping joyfully, when suddenly a mob bursts in. This was the reality for a church in Gujarat, India. During their Easter celebration, over 24 extremists stormed the hall, brandishing weapons and shouting Jai Sri Ram, a Hindu nationalist slogan meaning Hail Lord Ram. They accused the congregation of forced conversions and demanded Hindus leave. Despite the threats and chaos, the Christians remained remarkably calm. As the pastor shared, Our people were stunned by the disruption of the Easter service, but they were cool and calm without reacting. Police eventually persuaded the mob to leave, but took no action against them. Once the mob left, the congregation courageously continued their disrupted Easter service, determined to finish their worship together. But days later, the infuriated mob threatened the church's landlord, forcing the congregation out of the building they'd rented for 12 years. Now, this faithful community meets online, urgently praying for a new place to gather and worship freely. For more stories about the persecuted church in India, follow along. हर तरीके से उनको परेशान किया, उनकी लिंचिंग्स तक हो गई, उनके ऊपर झूठे केस तक लग गए, उनके घरों पे बुलडोजर तक चल गए। तो मैं NRI से ये कहना चाहता हूँ कि ये तो उल्टा ही गेम हो गया यार। अब आप माइनॉरिटी में हो गए, वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में हो गए, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो जो बोया आपने यहाँ पे उसकी फसल वहाँ तक उगाई है, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा था? और दोस्तों आखिर में आते हैं हम इंडियंस की वो मौज के ऊपर जो आजकल डंके की चोट पे वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शर्म लिहाज के, बिना किसी रिस्पेक्ट के, जो कि फॉरेन कंट्री के रूल्स भी कुछ और होते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हम बता चुके हैं, कहीं चोरी करते हुए पकड़े गए, कहीं पान थूकते हुए पकड़े गए, कहीं कुछ करते हुए पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो ये हो रहा था।
और उसके अलावा छठ पूजा को कुछ टाइम हो गया, लेकिन ये वीडियो मेरे हत्थे अभी लगा। छठ पूजा के टाइम पे न्यू जर्सी में वहां के वाटर फ्रंट्स पे जाके इंडियंस ने छठ पूजा पूरी शान से बनाई और वहां पे अपना जो है ठप्पा लगाया, अपना जो है परचम लहराया वहां पे कि हम न्यू जर्सी में रह के भी यहाँ के वाटरफॉल्स पे छठ पूजा मनाएंगे। अब अगर ये हिंदुस्तानी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसका पुश बैक नहीं होगा और सारी दुनिया में वही एक ग्रेट सिविलाइजेशन है और पूरी दुनिया को धन्य हो जाना चाहिए कि अब हम उनके देश में जाके शोर शराबा और ये गंदगी फैला रहे हैं और वो बहुत धन्य हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका पुशबैक जरूर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में खाली आप ही एक ग्रेट सिविलाइजेशन नहीं हो, हर सिविलाइजेशन अपने आप को ग्रेट और हिस्टोरिकल समझता है। अब आने वाले टाइम में आपको भी पता चलेगा। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। इस हफ्ते की मुझे ये खबरें लगी कि आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है। ये है भारत एक मौज। मिलते हैं अगले एपिसोड में।